नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई कृष्णकांत पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हमें शेष जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का भाग बचा है उसे ख़त्म करते हैं और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना NPEGLE नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री। प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना जिसे NPEGLE कहते हैं, यह योजना हमारे सर्व शिक्षा अभियान के दौरान चलाई गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना, सार्वभौमिकरण विकास करना और इसके साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना ताकि वह विद्यालय में ठहराव कर सकें। सीधा सीधा हम एक कह सकते हैं, इस पूरे शब्द ही लिखा है प्राथमिक स्तर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, मतलब यह बालिकाओं को विद्यालय की ओर आकर्षित करने, बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाई गई एक योजना थी। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया यह एक ऐसा कार्यक्रम था, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को, ध्यान देना, जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं का सार्वभौमिकरण विकास करना था। सार्वभौमिकरण विकास करना था। इसके साथ साथ वह अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराना था। अगला पॉइंट देखते हैं, जिससे बालिकाओं का, गर्ल्स का मतलब बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित हो सके, मतलब ताकि बच्चे विद्यालय में ठहर सकें। यह कार्यक्रम उन विकास खंडों में संचालित किया गया है। इसका जो संचालन कहाँ किया गया, तो इस कार्यक्रम का संचालन वहाँ कहाँ किया गया जहाँ पर हमारी महिला साक्षरता दर 10% से कम हो, मतलब 100 में 10 महिलाएं ही पढ़ी हो। चलो देखते हैं, यह कार्यक्रम उन विकास खंडों में संचालित किया गया, या किया जा रहा है, दोनों लिख सकते हैं, किया जा रहा है, जहां महिला साक्षरता दर 10% से कम हो, मतलब वहाँ पर जहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए बिल्कुल कोई भी साधन नहीं है, महिलाओं की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, ऐसे क्षेत्रों में यह किया जा रहा है। इस योजना के उद्देश्य क्या थे, तो मेन उद्देश्य देखते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट तो पूरा टॉपिक ही रहता है। और दोस्तों, हमने आपको जितना पढ़ाया ना, आपको लग रहा होगा अरे सर ने हर में कहा है इम्पोर्टेंट, पेपर में पूछा गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, 40 क्वेश्चन आने हैं हमारे 12 चैप्टर में, तो हर अध्याय से कुछ ना कुछ पूछा गया है और जो पूछा गया है या जहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं उस पूरे टॉपिक से कहीं ना कहीं से प्रश्न बनाया गया होगा, जितना हमने आपको पढ़ाया और जो टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों, हाँ, हालांकि मानते हैं कि इस बार एग्ज़ाम टाइम पर ही मैं आया, लेकिन अगले सेमेस्टर से मैं आपके साथ शुरुआत से ही जुड़ा रहूँगा ताकि और बेहतर अपन तैयारी कर सकें। लेकिन इस बार भी जितना मैंने आपको दिया है, आप ये भरोसा रख सकते हैं कि जितना, यदि आप सारे वीडियो मेरे देखते हैं तो 85 से प्लस ही रहेंगे, आप 90 टच करेंगे, 90 प्लस भी हो जाएं, वो कुछ आपकी मेहनत भी डिपेंड करती है, लेकिन 85 प्लस आप मिनिमम ही रहेंगे। ये आप जब रिजल्ट आए तब आप मुझसे खुद बता सकते हैं। चलें अगले देखते हैं, उद्देश्य क्या है। प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करना। प्रारंभिक शिक्षा में
प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करना, लैंगिक अंतराल कम करना। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या था। प्रत्येक जनपद में निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकासखंड, प्रत्येक जनपद मतलब जिले में, प्रत्येक जनपद में निम्न महिला साक्षरता वाले विकासखंड, निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकासखंड या न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय, एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय मतलब मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया। अगला उद्देश्य देखते हैं। जो हमारे चयनित आदर्श संकुल विद्यालय थे, तो चयनित आदर्श संकुल विद्यालय में, चयनित आदर्श संकुल विद्यालयों में 100% ठहराव नामांकन व गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रयास किए गए। अगला देखते हैं चौथा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को विकसित किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को विकसित किया गया। कौन सी शिक्षा को? मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक पर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान था। शिक्षा को विकसित किया। कोई समस्या क्या? तो फिर देख रहे हैं। अगला देखते हैं 5वां पॉइंट क्या कहता है। शिक्षा से वंचित बालिकाओं हेतु सेतु शिविर मतलब ब्रिज कैंप संचालित किए गए। शिक्षा से वंचित बालिकाओं मतलब गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए सेतु कैंप, ब्रिज कैंप, सेतु कैंप संचालित किए गए। कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करना था। प्रत्येक जनपद में निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकासखंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना था। अगला था चयनित आदर्श संकुल विद्यालय में 100% ठहराव होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए और गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रयास किए गए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को विकसित किया गया। शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए सेतु कैंप संचालित किए गए। इतनी चीज़ हमारी हो गई। अब इसमें 23 जुलाई 2007 को सरकार ने कुछ संशोधन किए, तो हम देखते हैं संशोधन के बाद और कौन कौन से बिंदु जोड़ लिए गए। इसके उद्देश्य पढ़ लिए, बस थोड़ा सा और रह गया 3-4 पॉइंट। इसके बाद हमारा प्राथमिक स्तर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसी में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को भी देख लेंगे क्या थी। हाँ, तो चलो देखते हैं 23 जुलाई 2007 को स्टार बना के लिखें। 23 जुलाई 2007 को राष्ट्रीय स्तर पर किए गए संशोधनों में निम्नवत बिंदु शामिल थे। निम्न बिंदु थे, सीधा लिखें निम्न बिंदु। वह बिंदु कौन कौन से थे? पहला देखते हैं हम, बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव।
बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव, बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव पर बल देना, ठहराव पर बल देना तथा उनकी शिक्षा संप्राप्ति को प्राथमिकता देना, तथा उनकी शिक्षा की संप्राप्ति को प्राथमिकता देना। यही एक था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा था ब्लॉक में सभी बालिकाएं जो विद्यालय में हैं और विद्यालय के बाहर उनके लिए रणनीति बनाना। ब्लॉक में सभी बालिकाएं जो विद्यालय में हैं वह जो विद्यालय से बाहर हैं, मतलब जिनको अभी भी वंचित हैं, जो विद्यालय से बाहर हैं, उन सभी के लिए रणनीति तैयार करना। रणनीति प्रिपेयर करना, रणनीति तैयार करना। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या क्या था? NPLEG के अंतर्गत, NPEGLE के अंतर्गत, मतलब प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रति न्याय पंचायत पर ब्लॉक स्तर पर बजट निर्धारित किया गया। प्रति न्याय पंचायत का ब्लॉक स्तर पर, जो न्याय पंचायत है उसका ब्लॉक स्तर पर बजट तैयार किया गया है, स्तर पर बजट निर्धारित किया गया कि भाई कितना रुपया दिया जाएगा, निर्धारित किया गया। और इसके साथ अगला पॉइंट है, मॉडल क्लस्टर को सशक्त एवं सक्रिय बनाया गया। मॉडल क्लस्टर को सशक्त एवं सक्रिय करना। तो इसके साथ ही यह हमारा राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा योजना समापन होती है। और इसके साथ हम अगला शुरू करते हैं। और अब इसके साथ देखते हैं हम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या था। तो यह नवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से जो 2002 के अंतर्गत आई, उस परियोजना को संचालित किया गया। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बाल श्रमिकों का पुनर्वास, मतलब जो बाल श्रमिक थे, जो लेबर मतलब 14 वर्ष से नीचे के बालक थे, तो बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से खत्म कर देना। और इसके बाद प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे, मतलब 100 जनपद लिए गए। और इसमें क्या था कि इसमें प्रथम चरण में क्या किया गया, बाल श्रम परियोजनाओं को चिन्हित किया गया, फिर उनको गठित किया गया, गठित करके उनकी समस्याओं का समाधान करके उनका निवारण किया गया। इसके साथ अगला पॉइंट देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी 2002 से 2007 के मध्य चली, UPA 1 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। मतलब NCLP को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, मतलब SSA के अंतर्गत 5 से 9 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाए। मतलब SSA के अंतर्गत 5 से 9 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाए, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाए।
और जिनकी आयु ज़्यादा हो गई उन्हें ब्रिज कोर्स करा के उनको उनकी कक्षा तक, मतलब जैसे ब्रिज कोर्स का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई बच्चा ज़्यादा वर्ष का 14 साल का उसे क्लास 8 में पढ़ना, तो उसे ब्लॉक स्तर पर उसका ब्रिज कोर्स करा के उसको क्लास 8 के लायक बना के पुनः उसको क्लास कक्षा 8 में ही एडमिशन कराना। ये होता है कि ये तो ठीक है 5 से 9 आयु वर्ग के थे प्राथमिक विद्यालय में पहुँच जाएंगे, सीख लेंगे, लेकिन 9 से 14 वर्ष के बालकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक में, मतलब जो 9 से 14 थे वही बोला ना, के बालकों को श्रमिक बालकों, कौन से श्रमिक बालकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय में बैठाया जाए। पढ़ाया जाए, सीरियल लिख लो। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये 9 से 14 हो गया हमारा। अगला देखते हैं बाल श्रम अधिनियम। हमारा जो बाल श्रम अधिनियम था, बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से पालन किया गया, सख्ती से पालन किया गया। अगला हम पॉइंट देखते हैं, कालांतर में तय किया गया है कि इसको NCLP को, मतलब कुछ समय के बाद तय किया गया है कि NCLP को 100 जिलों से और अधिक जिलों में चलाए और अधिक जिलों में क्रियान्वित किया जाए, और अधिक जिलों में क्रियान्वित किया जाए। और इसके बाद हम देखते हैं विशेष विद्यालयों में अधिक से अधिक 3 वर्षों की प्राथमिक, जो विशेष विद्यालय हैं, विशेष विद्यालयों में मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। अगला देखते हैं कि बाल श्रमिकों की उम्र के अनुसार उपयोग कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। जो बाल श्रमिकों के जो हैं उनकी औसत उम्र के अनुसार कौशल व व्यवसायीकरण की शिक्षा दी जाए, व्यवसायीकरण की शिक्षा दी जाए। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद आशा की जाती है कि उसे 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाए, मतलब जो 5 वर्ष का प्राथमिक विद्यालय कोर्स होता है उसे 3 वर्ष में पूर्ण करा के उसे 6वीं कक्षा में पहुंचा देना। अगला देखते हैं बच्चों के अनुपूरक पोषण के साथ स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा, बच्चों के पोषण के साथ देखभाल व स्वास्थ्य की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, इनको देखते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इन पॉइंटों को। इसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा घोषित बच्चों के लिए अधिकार जो थे उनकी चर्चा करते हैं। तो ये नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 के मध्य आया, इसमें फिर पुनः जो संशोधन किया गया तो इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संशोधन 2002 से 2007 में इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। SSA के अंतर्गत जो बच्चे आते थे उन्हें 5 से 9 आयु वर्ग के बालक थे, उन्हें मतलब अपना 1 से 5 तक के विद्यालय में उन्हें एडमिशन दिया जाए, और जो इससे ज़्यादा 9 से 14 वर्ष वाले बालक थे उनका सिलेबस 3 वर्ष के अंदर पूरा करा के उन्हें 6वीं कक्षा 7वीं कक्षा जिस लायक हो जाएंगे वो उन्हें उस कक्षा में प्रवेश दिया जाए। इसे ब्रिज कोर्स कहा गया। इसके साथ साथ बच्चों के पोषण की देखभाल भी की जाए और बाल श्रमिकों को उनकी उम्र के अनुसार कौशल और व्यवसायीकरण की भी शिक्षा दी जाए। इसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो यहाँ हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा घोषित बच्चों के अधिकार या अधिकार के साथ साथ यह कब और कहाँ कैसे लागू किया गया, इसके कुछ पॉइंट है, पूरा देख लेते हैं अपन। बाल अधिकार कब व किसने निर्धारण किया, और यह
आपका इस विषय का अंतिम वीडियो है। यहाँ पर हम कह सकते हैं अपना सिलेबस ख़त्म है। और जो हमारे भाई ये सोचे कि एनसीएफ नहीं पढ़ाया सर, आपने आरटी नहीं पढ़ाया, तो प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, उस पर क्लिक करिए। एनसीएफ और आरटी मैंने पहले पढ़ा दिए थे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि विशेष मांगे, आप चाहते नहीं सर दोबारा पढ़ाएं, तो कमेंट बॉक्स करिए, उसका भी मैं 2 वीडियो बना के आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलो हम पढ़ते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1950 में की थी और विश्व के बालकों के हेतु, इसका जो मूल उद्देश्य था, विश्व के बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था कि बालकों के भी कुछ अधिकार होते हैं। इनको सुनिश्चित करने के लिए यूएनओ ने 10 दिसंबर 1950 में घोषणा की थी। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो हमारा जो बाल अधिकार अधिनियम आया वह 10 दिसंबर 1950 को आ गया, बच्चों के अधिकार वाला। और जबकि भारत की दृष्टि में यह 11 दिसंबर 1992 को आया, तो भारत की दृष्टि में 11 दिसंबर 1992, जबकि विश्व की दृष्टि में 10 दिसंबर 1950 को आया। अगला देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या थे, इसमें नियमावली क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या थे, इन बिंदुओं को जानते हैं। पहला बिंदु था बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण व राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। कहने का तात्पर्य हुआ जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उसका पंजीकरण कराइए, तो उसे नेशनलिटी दिलाइए। मतलब बच्चा पैदा होती है, यदि भारत में हुआ तो उसको भारतीयता की नागरिकता मिल जाएगी तत्काल और पंजीकरण हो जाएगा। अगला, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना होना। यदि बच्चे की माता पिता की इच्छा नहीं है तो उसको आप बच्चे से अलग नहीं कर सकते। अगला, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम व पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। मतलब यदि कोई चाहे भी तो बच्चे की राष्ट्रीयता नहीं छीन सकता है, बालक की राष्ट्रीयता नहीं छीन सकता, उसका नाम नहीं छीन सकता है और ना उसका पारिवारिक संबंध छीन सकता है किसी भी प्रकार से। अगला देखते हैं पॉइंट क्या कहता है हमारा। और अगला पॉइंट हमारा चर्चा करता है कि माता पिता या परिवार से पुनः समीकरण व संबंध बनाए रखने का अधिकार। जैसे कि यदि बच्चा कहीं विलग हो जाता है, किसी वजह से खो जाता है, तो यदि वो पुनः मिलता है तो वह अपने परिवार के साथ संबंध समीकरण बना सकता है। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। मतलब बच्चों के बेचने का जो कारोबार होता था, आपने देखी होंगी हिंदी मूवी पुराने ज़माने में, अभी भी आप सीआईडी जो एपिसोड देखते होंगे या क्राइम पेट्रोल, तो उसमें देखते हैं बच्चों को बेचने के तस्करी वगैरह होती है। बच्चों को बेचने का कार्यक्रम चलाया जाता है। बच्चों को बेच के बड़ी बड़ी सिटी है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली वगैरह ऐसे स्थानों पर उन्हें भीख मंगवाने के लिए छोड़ दिया जाता। हालांकि अब ये दर ये क्राइम रेट बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं सुनने की घटनाएं आ जाती हैं। और ये ऐसे इलाकों से बच्चे उठाते हैं ये लोग जहाँ का एरिया बहुत पिछड़ा हुआ होता है, बैकवर्ड एरिया होता है। मतलब बैकवर्ड कहने का मतलब होता है वहाँ संसाधन, आधुनिक भौतिक संसाधनों की बहुत कमी होती है। वहाँ से जहाँ पर पता चलता है माता पिता बहुत गरीब हैं, उस क्षेत्रों से या बच्चों को क्रय विक्रय कर लेते हैं या बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर कानून द्वारा रोक लगाई गई, मतलब खतरनाक वाले रूल्स बनाए गए। अगला, लैंगिक शोषण से बचाव। मतलब बच्चे का लैंगिक शोषण ना होने पाए, इससे भी बचाव के लिए कानून बनाए गए। अगला है, बच्चे को राष्ट्र संरक्षण देगा। किस स्थिति में बच्चे को राष्ट्र संरक्षण देगा, सरकार संरक्षण देगी? यदि बच्चे के माता पिता या उसके अभिभावक, जिसके मतलब जैसे किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो उसे जो लालन पालन कर रहा है, यदि वह बच्चे के प्रति दुर्व्यवहार करता है या बच्चे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो ऐसे बच्चे को संरक्षण हमारा राष्ट्र देगा। तो यह कानून में यूएनओ में बात की गई है कि बच्चों को संरक्षण राष्ट्र देगा। किस स्थिति में देगी बता दिया। शरणार्थी बच्चों को शरण प्रदान करना। जो शरणार्थी बच्चे हैं जो दूसरे देशों से आए हैं, शरणार्थी सुने होंगे आपने, रोहिंग्या मुसलमान जो शरण लेने आए थे कुछ, तो ऐसे लोगों को शरण देना। लेकिन उन्हें बच्चों की बात कही गई यहाँ, शरणार्थी बच्चों को शरण प्रदान करना, ये चीज़ हो गई। अगला देखते हैं, 15 से कम उम्र के बालकों को युद्ध में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना ही इनमें सेना की भर्ती करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बाल श्रमिक कानून है वह 14 वर्ष से छोटे बच्चों को
बाल श्रम करने पर रोक लगाए है और युद्ध के लिए आपको मिनिमम आयु 18 वर्ष प्लस होनी चाहिए। आप देखते हैं एनडीए आता है, सीडीएस आता है, फौज की वैकेंसी जो भी आती है 18 प्लस होती है। प्लस की क्यों होती हैं? क्योंकि स्पष्ट लिखा है हमारे यूएनओ द्वारा जो बच्चों के अधिकार की घोषणा हुई थी या 11 दिसंबर 1992 को भारतीय सरकार ने की, तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि 15 वर्ष से कम वाला बच्चा ना तो युद्ध में जा सकता है और ना ही वह सेना भर्ती कर सकता है। इसलिए उस पर क्या लगाई थी? रोक लगा दी गई थी। अगला, बच्चों को नशीले पदार्थों और द्रव्यों के सेवन से बचाना, अर्थात इनके कहने का तात्पर्य है कि या माता पिता का दायित्व और सरकार का दायित्व है कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14-15 वर्ष तक है उन ऐसे बच्चों को नशीले पदार्थों से, द्रव्य मादकों से बचाना, धूम्रपान इत्यादि से दूर रखना है। आगे हम देखते हैं गोद लेने की मान्यता। कहने का तात्पर्य है जहाँ पे भी बच्चे को गोद लिया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एडॉप्ट करने वाले के सारे डॉक्यूमेंट उसकी भावनाओं को जानते हैं। यदि वह बच्चे के हित में हुआ तो आप उसे एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके माता पिता जिससे एडॉप्ट कर रहे हैं या बच्चा अनाथ है तो जो ऑर्फिन्स वाले हैं उनसे आप पूरी प्रोसेस के तहत, ऐसा नहीं कि भाई हमें बच्चा गोद लेना है आपने ले लिया और बिक्री कर, नहीं, स्पष्ट उसकी पूरी एक प्रोसेस होगी तभी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। बच्चे को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक शोषण से बचाव करने के भी उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। मित्रों, इसके बाद हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास फेस हो गए हैं और ये सिलेबस आपका संपूर्ण होता है। अब आपको इसमें एक वीडियो और मिलेगा जो मैंने कहा था, एक समरी टाइप का, मैं 35 से 40 मिनट का वीडियो आपको बना के दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। और उसके तत्पश्चात आपकी फुल फॉर्म्स हैं, कुछ जो भी फिर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, कुछ शॉर्ट आंसर है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर है, ये अब आपके धीरे धीरे एक विषय आपका खत्म हो गया। मैथ का एक वीडियो बचा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैथ और ये दोनों विषय खत्म हो गए और अब इसके बाद अपन विज्ञान और अंग्रेजी पर दौड़ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी साबित हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।